107.8 FM रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ मित्रों, और समय है काव्यधारा का। काव्यधारा जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं एक साहित्यकार से, और साथ ही साथ उनकी कुछ रचनाएं, कुछ बातचीत भी आप तक पहुंचती हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं अलका अस्थाना जी, जो कि अमृतमयी के नाम से भी अपनी बातें रखती हैं। तो इस नाम से पहचानी जाती हैं वो। चलिए इनसे परिचय करते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ कविताएं सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी रेडियो जयघोष में। जी, मैं सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और कि मुझे आपने जयघोष के मंच पे बुलाया। और मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हूँ जी, और मुझे इस मंच पे आके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। चलिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कोई व्यक्तित्व तो हमारे बीच में आता है और वो अपनी बातें जब रखता है और उनकी बातें हमारे साथियों तक पहुंचती हैं तो चीज़ें और बेहतर होती हैं। तो आज आपसे जुड़ेंगे, आपने जो साहित्य के लिए जो कुछ काम किया है उससे जुड़ेंगे। लेकिन बात जब साहित्य की आती है तो अलका जी, मेरे मन में एक बात आती है कि कोई भी कवि हो, साहित्यकार हो, जिसका जुड़ाव लेखनी से है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर ये होता है कि अरे बात कुछ दिल को छू गई, या कोई बात ऐसा दिल तक पहुंच गई कि वहां से लेखनी शुरू हो जाती है। तो आपके जीवन में ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये बड़ी अहम आपने बात पूछ ली। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं करीब ग्रेजुएशन में प्रथम वर्ष में थी, और मैं जा रही थी उस समय बस से ही यात्रा करती थी। और मैं बस से जा रही थी तो मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ता पार कर रहा था, और उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। और वो बड़ा गरीब था, फटे वैसे कपड़े पहना था। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा देखो, इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो फिर मुझे लगा मैं अपने दर्द को कैसे किसी के सामने प्रकट करूं। तो मैंने उस समय तो मैंने बूढ़े पे वो रचना भी लिखी थी। वो मैं बाद में मैंने रचना दिखाई किसी को। तो मैं फिर वो उसी दर्द को लेके अपने कॉलेज आ गई, और कॉलेज की हिंदी का लेक्चर चल रहा था। वहाँ मेरी डॉक्टर उषा सक्सेना, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी भी रही हैं, और हमारी महिला विद्यालय में मैं पढ़ती थी, वहाँ भी थी, और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे हिंदी विषय, हिंदी क्या, मैं पढ़ने में ही शुरू से ही अव्वल रही हूँ, अच्छी रही हूँ। सब लोग हमें बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको लोग कहते हैं, पहले ये हुआ करता था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे तो टीचर कहती थी भाई आगे बैठो, आगे कतार में। तो जैसे ही अगर मैं कॉलेज में नहीं आती थी तो डॉक्टर सक्सेना बोलती थी, अरे भाई वो अलका नहीं है क्या? तो मैं देखा कि मैं पीछे बैठी हूँ, क्योंकि मैं दर्द को लेके बैठी थी। तो उन्होंने वो इशारे से ऐसे बुलाती थी, इधर आओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं बैठ गई भाई। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? तो मैंने कहा मैडम अभी क्लास खत्म हो जाएगा फिर मैं आपसे बात करूँगी। कल हाँ ठीक है। तो फिर क्लास ख़त्म हो गया, फिर मैं जा करके जल्दी से उनके पास वो जाने लगी। मैंने तुरंत मैडम, तो वो रुकती भी थी मेरे लिए, मेरा इंतज़ार वो भी करती थी। दोनों तरफ से प्यार जिसको कहेंगे। पहले एक ज़माना ये हुआ करता था कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अलग सी आत्मीयता होती थी। आजकल तो उतना नहीं है। तो फिर उन्होंने बुलाया कि हाल का क्या हुआ? तो हमने कहा मैडम आज ऐसे इसी झकटना हुई, और मैंने ये 2 पंक्तियां लिखी है। तो उन्होंने कहा अरे अलका, तुम्हारे में तो कविता के गुण हैं, तुम तो अच्छा लिख सकती हो। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहने की ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे जब घर गई तो मैंने रात में 3 बजे एक रचना लिखी जो थी पन्ना। पन्ना मैंने सोचा मैं अपने बारे में कुछ लिखी। वो मेरी रेडियो में भी प्रसारित हुई थी, पहली रचना जो थी मेरी। मैं उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। जरूर स्वागत। जहाँ भी मैं खोलती हूँ अपनी जिंदगी के पन्ने, न मिलती है खबर, न मिलते हैं पन्ने। वाह, ठीक है, बस यही, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। जी। तो मैंने, क्योंकि ये मेरी प्रथम रचना थी, तो मैंने कहा आपको बताऊं। फिर मैं वो रचना लेके गई, और मैंने जब मैडम को दिखाया तो मैडम ने कहा अलका भाई तुम्हारा तो बड़ा अच्छा है, तो भाई तुम तो एक साहित्यकार बन सकती हो। हमने कहा ठीक है। तो फिर बस वहीं से मैंने शुरुआत की, और फिर वहीं से मेरा लेखन, यानी विद्यार्थी जीवन की ये जो एक घटना घटी, और आपने उन वृद्ध को देख करके जो आपके मन में कहीं ना कहीं जो भाव आए, एक टीस जो आई, उसके चलते कविता का जन्म हुआ। समाज के प्रति जो एक आत्मीयता का भाव होता है, उसने मुझे कविता की ओर उन्मुख किया। क्या बात है। तो यहाँ बात चली है कविता की, तो क्यों ना आपकी एक कविता यहाँ पर हम सुन लें और उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएं। हाँ, क्योंकि हम साहित्यकार हैं तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है हम सब शारदे के पुत्र हैं। ठीक है, हम हो जो भी साहित्यकार होता है वो माँ शारदे की मतलब पुत्र या पुत्री होती है। हम सब उन्हीं के उपज होते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं। हम सभी पूरा विश्व है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपको माँ शारदे के मंच से आपको अपनी कविता का आरंभ करती हूँ। देखिएगा, जरूर। मंच को, आपकी जयघोष के मंच को प्रणाम करती हूँ। देखिएगा,
ज्ञान की गंगा बहा दो शारदे ओ शारदे, गीत की अनुपम सुधा हो शारदे ओ शारदे, गीत की अनुपम सुधा हो शारदे ओ शारदे। और प्रथम बंद में देखिएगा मैं क्या प्रार्थना करती हूँ। तम की आंधी छाट दो, हर दिशा में साध दो, तम की आंधी छाट दो, हर दिशा में साध दो, गिर रही है अश्रुधारा शब्द बंद से बांध दो, गिर रही है अश्रुधारा शब्द बंद से बांध दो, ज्ञान की गंगा बहा दो शारदे ओ शारदे, गीत की अनुपम सुधा हो शारदे ओ शारदे। और मैं दो ही बंद आपको सुनाती हूँ, माँ से अर्चना करती हूँ, देखिएगा। मैं तीसरा बंद आपको सुनाती हूँ, देखिएगा। जब भी सोचूं प्रेम उमड़े आपकी छवि को निहारूं, जब भी सोचूं प्रेम उमड़े आपकी छवि को निहारूं, आपकी तब अर्चना से स्वर की गंगा में नहा लूं, आपकी तब अर्चना से स्वर की गंगा में नहा लूं, ज्ञान की गंगा बहा दो शारदे ओ शारदे, गीत की अनुपम सुधा हो शारदे ओ शारदे। आप एक महिला हैं और आप बड़ा ही, आपका जो जीवन है वो बहुत ही कर्मशील है ऐसा लगता है, और साथ ही साथ ये रचना धर्मिता भी चल रही है, आप रचनाएं भी कर रही हैं। कैसे सामंजस्य बैठा पाती हैं? वो लगन है, जैसे आपने कहा लगन की बात आपने की, जिसको जिस चीज की लगन होती है। मैं अपने ऑफिस में कार्यालय में बैठी रहती हूँ, फाइल करती रहती हूँ, और साथ में रचनाएं भी चलती रहती हैं। क्या बात है। पता चला फाइल भी चल रही है, बीच में जहाँ फाइल गई नहीं, मैंने बीच में मेरे दिमाग माइंड में आ गई और मैंने लिख दी रचना। क्या बात है, यानी मैं क्या ये प्रवाह बना रहता है। जी बिल्कुल बना रहता है। तो सूचना विभाग में रहते हुए और आप कविताओं को बराबर जारी रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी। एक चीज और मेरे मन में आती है अलका जी, कि आप एक महिला हैं जी, और कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें महिलाओं के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा चैलेंज होता है। बिल्कुल। अपने आप को स्थापित करना, अपनी जगह बनाना, चैलेंज तो होता है। आप किस तरह से अपने आप को पाती हैं इस फील्ड में, इस मैं तो बड़ी मजे से रहती हूँ जी, बिल्कुल मस्त रहती हूँ। महिलाओं का कोई चैलेंज है ही नहीं। मैं तो छोटे पहले मैं कॉलेज पीरियड में बच्चों को पढ़ाया करती थी, और इस समय इस फील्ड में बच्चों को पढ़ाया करती हूँ। कहने का मतलब ये कि साहित्य में जो और नव युवक हैं, जो नव महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लिखना चाहती हैं, मैं उनको आगे बढ़ाती हूँ। आप यकीन मानिए सर कि सबसे बड़ी बात है कि मैं जो भी हमसे कहता है कि मैडम मैं लिखती हूँ, तो मैं कहती हूँ लाइए दिखाइए, वो दिखाता है, मैं उससे मार्गदर्शन करती हूँ कि आप ऐसे करिए, आपकी कौन सी रचना कहाँ पर, भाई सूचना विभाग है, वहाँ पर दिन भर कोई ना कोई पत्रिकाओं से, भाई पत्रिकाओं प्रचार प्रसार का वो कार्यालय है, तो वहाँ पर कई मैगजीन्स वाले वो जो भी होते हैं, मैं उनकी रचनाएं ले करके और उन मैगजीन्स वालों को देती हूँ कि इनकी रचना जरा छाप दीजिए। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से साहित्यकार हैं जो कि जिनको आप स्टूडेंट मेरी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं मेरी छोटी बहनें हैं, या उनसे कह दीजिए मैं उनसे सीखती हूँ जो भी कह, क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ठीक है, थॉर्नडाइक का नियम है, आपने पढ़ा ही होगा। तो वही जीवन पर्यंत मैं भी सीख रही हूँ और वो भी सीख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो ये सीखना और सिखाना भी चलता रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे यहाँ पर आपकी एक और रचना हमारे सभी साथियों तक पहुँचे। और बिल्कुल, मैं देखिए आपके लिए एक मैं सोचती हूँ आपको कुछ मैं क्या भक्ति से जोड़ दूं कि चलिए मैं आपको श्रृंगार सुनाती हूँ। जी जरूर। देखिएगा, मैं ये भी श्रृंगार वहीं से पनपा कि मैं रास्ते में जा रही थी और मेरे दिमाग में श्रृंगार आ गया। एक बेल जो थी वो चढ़ रही थी, एक फ्लोर से ऊपर चढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कैसे देखिएगा क्या कैसे मेरी रचना वहां से उत्पन्न हुई। देखिएगा, पातियों के पंख पर झर रहा श्रृंगार है, भौर ने मारी नजर कर रहा विहार है, भौर ने मारी नजर कर रहा विहार है। भौर ने कैसे नजर मारी है देखिएगा। तब लटकती बेल में दे दिया जो प्रेम पत्र, छिड़ गया फिर नैन से प्रेम का वो प्रेम तत्र। क्या बात।
छिड़ गया फिर नैन से प्रेम का वो प्रेम तत्र, भौर ने मारी नजर कर रहा विहार है, पातियों के पंख पर चढ़ रहा श्रृंगार है। क्या बात। और देखिएगा फिर क्या होता है, जरूर। आ गई तब पवन तो लाज घूंघट डाल के, मानवीकरण देखिएगा। हाँ हाँ। आ गई तब पवन तो लाज घूंघट डाल के, मद भरा है ये क्षमा रंग भरती ताल है, मद भरा है ये क्षमा रंग भरती ताल है। क्या बात। भौर ने मारी नजर कर रहा विहार है, पातियों के पंख पर कर रहा श्रृंगार है। और देखिए आगे फिर क्या होता है, भर गई तब मांग तो सज गया वातावरण, क्या बात। भर गई तब मांग तो सज गया वातावरण, अंग कसती देह में हो गया पाणी ग्रहण। वाह वाह, अंग क्या बात। कसती देह में हो गया पाणी ग्रहण, भौर ने मारी नजर कर रहा विहार है, पातियों के पंख पर कर रहा श्रृंगार। वाह मित्रों, श्रृंगार की बात आपने सुनी और जाना अलका जी से, उनके श्रृंगार के रस में जो ये पंक्तियां थीं वो आप तक पहुंची। तो आपने श्रृंगार की बात की, इससे पहले भक्ति की बात की, जी। और आपने बताया कि आप जो समसामयिक विषय हैं उनको लेकर के लिखना पसंद करती हैं। हाँ जी, समसामयिक पे भी लिखती हूँ। मैंने देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने देश पे भी लिखा है, मैं एक ही बंद उस पर सुनाती हूँ। मेरी बड़ी मतलब प्रचलित रचना है जी। मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, जिनके मुख से ये पग रचता, जिनके किरणों से जग होता, पौरुष का मान हिमालय है, किरणों से ताज मुकुट सजता, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ। मैं इस मंच से जय घोष के मंच से पूरे भारत को प्रणाम करती हूँ। वाह क्या बात है मित्रों, अलका जी की जो रचनाएं हैं, अलका जी की जो बातें हैं वो आप तक लगातार पहुंच रही हैं, और अलका जी की बातों के साथ हम और आप जुड़े हुए हैं। अलका जी, यहाँ पर एक और चीज मेरे मन में आती है कि आपने इतने ये रस और विषय बताए आपने, किस शैली में आपको लिखना ज्यादा पसंद आता है? मैं गीत पे ज्यादा मेरा है, मैं गीत ज्यादा लिखती हूँ। और आजकल जैसे गीत पे मजा ज्यादा आती है, गजल भी लिखती हूँ, वैसे गीत पे मुझे ज्यादा मजा आता है। ओके, हाँ। तो आप इनमें लिखती हैं, तो आपके विषय ज्यादातर क्या मेरे विषय वीर पे ज्यादा रहते हैं, मैं वीर रस पे ज्यादा लिखती हूँ। ओज, मैंने आपसे कहा मुझे मेरे में एक पीड़ा है, देश के प्रति एक अलग जुड़ाव है। हाँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, देश की बच्चियों के लिए। जैसे मैंने कहा कि बच्चियों को, ये सच है कि मैं बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरी स्टूडेंट हैं, तो वही मैं देश के अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मेरे मन में एक समाज के प्रति एक अजीब सी वो है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि भाई देखिए मोदी जी हमारे पूरे विश्व को लेके हम सबको बांधे हुए हैं, तो मेरा भी मन करता है मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। क्या बात है। तो आपने देश के लिए बात की, और जो आपके साथ जुड़ते हैं लोग उनकी बात की। तो यहाँ पर जो भी साथी हमारे सुन रहे हैं, उनमें से वो बच्चियां या वो लोग जो कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए आप वैसे तो यहाँ माइक के अलावा भी आप काम करती हैं, उनको बताती हैं, लेकिन यहाँ माइक से जुड़ करके, कैमरे से जुड़ करके अगर आप उनको कुछ बताना चाहें, कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, तो क्या कुछ चीजें मैं यही कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है, आजकल के बच्चे वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो किताबें, मान लीजिए पुस्तक मेला आपका भी हाल में लगा था, पुस्तक मेला लगा, वहाँ कविता पाठ कर लिया, मंच से उतर गया, फिर सब भूल गए। ये नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरीज में जाके स्टडी करते थे, और आज कल के बच्चे क्या, वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। ये बड़े बड़े नीरज जी हैं, हमारे नीरज भी यहीं से निकले। आप नीरज, आदरणीय महाकवि नीरज जी को प्रणाम करती हूँ मैं इस मंच पे, या जो भी कवि हैं, जो भी बड़े बड़े, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आदरणीय रहे, महादेवी जी रही, तो सभी लोग थे, सब पढ़ते लिखते थे, सब एक दूसरे से सीखते थे। तो क्या है, आजकल के बच्चे कुछ सीखने ही नहीं चाहते हैं, वो सीधे बस कविता पाठ करके नीचे उतरना चाहते हैं। तो क्या अगर वो बुक खरीदें, कोई भी किताब खरीदें, तो उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्टडी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के लिए भी, सीखने के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं से सीख के नहीं आते, हम लोग किताब से ही सीखते हैं, बुक से ही सीखते हैं। हम लोगों की, मान लीजिए
आपका कोई भी कार्यक्रम है तो उसके लिए भी आपको स्टडी करनी पड़ती है, बिल्कुल। आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इस मंच से उन बच्चों से ये कहूंगी कि वो पढ़े जरूर, किताब अगर ही खरीदें तो कुछ नहीं तो एक पेज, एक पन्ना जरूर स्टडी करें, तभी उनकी आगे लेखनी जो है वो अच्छी होगी, मजबूत होगी, और हम बिल्कुल। अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल, जब आपका ज्ञान, बिल्कुल। आपका जो ज्ञान का भंडार है वो जितना जी। बढ़ेगा, जी, जी। मुझे लगता है उसके बढ़ने से ही आपके पास चिंतन बढ़ेगा। आप जितना सोच पाएंगे, जितनी आपकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी, बिल्कुल। उतना ही आप बेहतर लेखन कर पाएंगे। मुझे लगता है शायद ऐसा ही कुछ आप बिल्कुल बताना बिल्कुल, चाहते हम सही सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि बेहतर लेखन के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना तो बहुत अच्छा जरूरी है। साहित्य पढ़ें जो हमारे और पुराने एक गुरु का साहित्यकार होना हैं। बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। आपने कोई भी किसी भी बड़े व्यक्ति को अपनी रचना को दिखाना बहुत जरूरी है। अपने मन से नहीं कि पता चला जो पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर उषा सक्सेना को मैंने पहले दिखाया, जी। और इस समय भी मेरे भी गुरु हैं बहुत, मेरे सर जिनको मैं गुरु मानती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ, अपनी रचना को दिखाती हूँ, वो रचना देखते हैं, उसके बाद वो आगे पढ़ती है। यानी तो अच्छा ये क्या है? साहित्य पढ़ना भी जरूरी है और साथ ही साथ किसी हाँ, मार्गदर्शन के लिए किसी मार्गदर्शन गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर। तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं मित्रों, इन बातों का आप ध्यान रखिए। फिलहाल हम यहाँ ध्यान रखने वाले हैं ये कि हम एक रचना की तरफ अनुरोध करेंगे डॉक्टर अलका जी से कि अलका जी आप हमें बिल्कुल। अपनी एक और रचना। देखिए, मैं शिव की भक्त हूँ, तो मैं सोचती हूँ आपको शिव के द्वार ले चलूं। क्या बात, आप चलिए वाह। काशी की नगरी। जरूर जरूर है, मैं जरूर। यहाँ से आपको काशी की नगरी पहुँचाती हूँ इसी मंच से। मैं शिव की, मेरे इष्ट देव शिव जी हैं, देखिएगा मैंने क्या लिखा जी, था। स्वागत हे है। महाकाल वंदन तुमको, हे महाकाल वंदन तुमको, हे महाकाल वंदन तुमको, तू श्वेतांबर धारी प्रभु हो, तू श्वेतांबर धारी प्रभु हो, तू श्वेतांबर धारी प्रभु हो, तू घोर आधारी प्रभु हो, सिर धारे गंग सलिल धारी, सिर धारे गंग सलिल धारी, डमरू धारी वंदन तुमको, डमरू धारी वंदन तुमको, डमरू धारी वंदन तुमको। वाह। और देखिएगा मैं दूसरे बंद में क्या वंदना करती हूँ शिव जी से। पावन मन से जो ध्यान करे, पावन मन से जो ध्यान करे, तो मृत्यु अमल अधर को धरे, कर में धारे कमंडल हो, कर में धारे कमंडल हो, हे त्रिपुरारी वंदन तुमको, हे त्रिपुरारी वंदन तुमको, हे त्रिपुरारी वंदन तुमको। और आखिरी बंद में मैं शिव जी से क्या, हम और आप दोनों लोग करते, क्योंकि आप भी मेरे साथ भक्ति में हो गए। देखिएगा, अंग भस्म लगाए प्रभु हो, अंग भस्म, एक वही देव हैं जो कि अंग में भस्म लगाते हैं। अंग भस्म लगाए प्रभु हो, देवों के देव कहाए हो, देवों के देव कहाए हो, रसना भक्ति आधार करो, चंदन धारी वंदन तुमको, चंदन धारी वंदन तुमको, हे महाकाल वंदन तुमको, हे महाकाल वंदन तुमको। तो मित्रों, ये वंदन आपने सुना जो भगवान शिव को समर्पित था, और इस रचना को रचा अलका जी ने अपनी इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाया, और उनकी बातें भी लगातार आप तक पहुंच रही हैं। तो अलका जी, चलते चलते अब हमारे जो साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपसे कहा कि पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ जी। कि बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ें और अपने गुरु को करें और फिर आगे बढ़ें साहित्य में, ठीक। और देखिए, मैं दीपावली का पर्व आने वाला है, मैं 4 पंक्तियां देख के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और इस मंच से आप लोगों से विदा लूंगी। मैं कहती दीपावली, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। दीप जलाए हर उस पथ पर, दीप जलाए हर उस पथ पर, अंधियारे को दूर भगाएं, छूकर अंबर नदियां ताले, मेघ घुमड़ कर मन को हाले, थर थर करके हाल सुनाए, अंधियारे को दूर भगाएं, अंधियारे को दूर भगाएं। बहुत अंधियारे को दूर भगाएं, ये संदेश दिया अलका जी ने अपनी बातों से, अपनी रचनाओं से, और ये बातें आप तक पहुंची। मित्रों, ऐसे ही हम आप तक पहुंचते रहेंगे कार्यक्रम काव्यधारा के माध्यम से, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी सुस्मित को दीजिए आज अनुमति, और आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष 107.8 FM। नमस्कार। जय